गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में गति के ग्राफी निरूपण का रिवाइजिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल की वीडियो में वॉइस क्लियरिटी थोड़ी सी कम थी। कोशिश है कि आपको क्लियर वॉइस मिले। जो वॉइस क्लियरिटी या लाइट इफेक्ट थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है, वो चूँकि हम लोग टेक्निकल तो है नहीं, मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, तो वॉइस क्लियरिटी या लाइट इफेक्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाने में कोशिश करिएगा। अगर कोई वीडियो ऐसी आती है कमेंट डालिए, फिर सही किया जाएगा। लेकिन यह है कि कोशिश होती है, इसीलिए हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं। गर्मी कितनी भी होती रहती है, पंखा ना चला करके वॉइस क्लियर होने के लिए हम लोग वीडियो डालते हैं कि पंखा जब चलेगा तो वॉइस उतनी क्लियर नहीं आएगी जितनी क्लियर आनी चाहिए। फिलहाल सारे परिश्रम के साथ आपके ही परिश्रम से सारी सफलता मिलनी है, क्योंकि इस सारी संकट का मेन उद्देश्य यह है कि आप आसानी से पढ़ सकें, सारी चीज़ों को समझ सकें, नोट बना सकें, प्रश्न पूछ सकें। आपको ऐसा ना प्रतीत हो कि आपका शिक्षक आपके सामने नहीं है। अब कल तक की जो चर्चा हुई है उसमें हम लोग यहाँ तक चर्चा कर लिए हैं कि गति का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है, गति का ग्राफीय निरूपण क्या है। तो आपको उसमें बताया गया था कि किसी गतिशील वस्तु के गति के समय के साथ अगर हम ग्राफ पर निरूपण करते जाएं तो इसको गति का ग्राफीय निरूपण कहते हैं। अब गति के ग्राफीय निरूपण में सदैव जो एक्स अक्ष होता है उस पर समय लेते हैं, और वाई अक्ष पर दूरी अगर ले रहे हैं तो दूरी लेंगे, वाई अक्ष पर विस्थापन ले रहे हैं तो विस्थापन लेंगे, वाई अक्ष पर त्वरण ले रहे हैं तो त्वरण लेंगे। लेकिन ध्यान रखने की चीज़ है कि समय को सदैव ही एक्स अक्ष पर लिया जाता है। तो समय को एक्स अक्ष पर, सदैव समय को एक्स अक्ष पर ही आप निरूपित करें, और वाई अक्ष पर जो अन्य उसके परिप्रेक्ष्य में जिस चीज़ का अध्ययन करना हो, विस्थापन का अध्ययन करना हो, दूरी का अध्ययन करना हो, वेग का अध्ययन करना हो, त्वरण का अध्ययन करना हो, वो चीज़ें आपको प्लॉट करनी है। अब इसमें जो गति के ग्राफीय निरूपण में टॉपिक क्या है कि गति का ग्राफीय निरूपण। तो गति के ग्राफीय निरूपण की जो परिभाषा है वो हमने आपको दी थी कि किसी गतिशील वस्तु का, किसी गतिशील वस्तु के गति को समय के साथ ग्राफ पर दर्शाना ही गति का ग्राफीय निरूपण कहलाता है। ग्राफीय निरूपण कहलाता है। यानी किसी गतिशील वस्तु का, अगर हम गतिशील वस्तु को क्या करें कि उसकी गति का समय के साथ ग्राफ पर प्लॉटिंग करें, ग्राफ बनाएं, उसकी गति का समय के साथ ग्राफ खींचें, तो जो ग्राफ हमको प्राप्त होता है इस ग्राफ को हम गति का ग्राफीय निरूपण कहते हैं। अब इसमें जो पहला पार्ट आता है वो होता है विस्थापन समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है? विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ।
अब देखिए, आपको हमने अभी ये समझाया कि जब किसी भी गतिशील वस्तु के का ग्राफी निरूपण, गति का ग्राफी निरूपण किया जाएगा तो उसमें ध्यान रखने की चीज क्या है कि सदैव हम समय को एक्स अक्ष पर प्लॉट करेंगे। ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर हम किसको रखेंगे? समय को रखेंगे। यानी कि समय किधर दर्शाया जा रहा है? एक्स अक्ष पर। चूंकि हम किस किस के साथ विस्थापन और समय के साथ कर रहे हैं, तो इधर को हम क्या दर्शा देंगे? विस्थापन दर्शा देंगे। इधर विस्थापन दर्शा दिया और इधर क्या दर्शाया? समय दर्शाया। अब यहां समय आप किस मानक में दर्शा रहे हैं? तो यहां समय को हम किस में दर्शा रहे हैं? सेकेंड में दर्शा रहे हैं। यानी इसका मात्रक क्या रखा गया है? सेकेंड रखा गया है। और विस्थापन का मात्रक क्या रखा गया है? मीटर रखा गया है। तो हम अब एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या कर दिया कि समय को हमने दर्शा लिया 10 सेकेंड, यहां 0 होगा, 0 0, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, आगे बढ़ा लीजिए। ये दूरियां देखना, ये 10 सेकेंड जितने जितने अंतराल पर है समान अंतराल पे होना चाहिए। और ये क्या हो गया? 50 सेकेंड। इधर हमारा एक्स है। अब इधर हम क्या करते हैं? 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर। क्या लिखा? ये 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर। ये जरूरी नहीं कि आप 20, 40, 60 हम जो लिख रहे हैं वही लिखिए। आप इस समय अंतराल को 5-5 मिनट का ले सकते, 5-5 सेकेंड का ले सकते हैं। इस समय अंतराल को 2-2 सेकेंड का ले सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सेकेंड को इधर दर्शाना है, समय को एक्स अक्ष पर, और विस्थापन को वाई अक्ष पर दर्शाना है। तो हम देखते हैं कि कोई गतिशील वस्तु है जो 0 से 10 सेकेंड में गति करके ये 60 मीटर की दूरी तय कर लेती है। अब हम इसको कैसे दर्शाएंगे? यहाँ इन दोनों का क्रॉस ले लेंगे। ये पॉइंट 0 से चल करके और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची हुई वस्तु का ग्राफ हो गया कि यहाँ से समय कितना लिया? 10 सेकेंड, और विस्थापन कितना प्राप्त किया? 60 मीटर। फिर हम ये कहते हैं कि ये 20 सेकेंड तक वस्तु इसी ऊंचाई पर स्थिर रह गई, यहां से यहां स्थिर रह गई। उसके बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं कि ये 20 सेकेंड में पुनः वापस मूल बिंदु को चली गई। तो हम मान लेते हैं कि ये O है, ये A है, इसको O कर दो, O A B C। तो ये जो ग्राफ बना, ये क्या हो गया? एक समय विस्थापन ग्राफ हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज दर्श रही है कि 0 से 10 सेकेंड में ये 0 0 है, ओरिजिन है। 0 से 10 सेकेंड में ये वस्तु कहां चली गई? 0 से विस्थापित होकर के 60 पर चली गई। लेकिन बिंदु A और B के बीच क्या हो रहा है कि यह समय है 10 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड का। यह A B बिंदुओं के बीच क्या कर रही है? स्थिर बनी हुई है। यानी इसके विस्थापन में ना तो कोई घटोतरी हो रही, ना तो कोई बढ़ोतरी हो रही, स्थिर बनी हुई है। कब से? 10 से 30 सेकेंड के बीच में। और उसके बाद क्या हो रहा है कि B से लेकर के वो C तक आती है, और B से लेकर के C तक आती है तो क्या होता है? अपने मूल बिंदु पर वापस लौट जाती है। तो जब मूल बिंदु पर वापस लौटती है तो क्या होता है कि यह 30 से 50 सेकेंड के बीच में 60 मीटर से वापस आकर के फिर 0 0 पर पहुंच जाती है। तो ये आपका जो ग्राफ बना, ये क्या हो गया? विस्थापन समय ग्राफ हो गया। अब आपको ये करना है कि विस्थापन समय ग्राफ की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वेग ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की सहायता से हम किसी वस्तु का, अगर हमको विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है तो उस वस्तु का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि O से A तक में, O से A तक के विस्थापन में वस्तु का वेग
वस्तु का वेग। तो O से A तक के विस्थापन में वस्तु का वेग बराबर क्या हो जाएगा कि चली गई दूरी यानी विस्थापन और बटा समय। तो क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या प्राप्त हुआ, देखो प्रारंभ में ये कहां था, 0 पर था और 10 सेकेंड के बाद कहां पहुंच गया, 60 पहुंच गया। तो विस्थापन क्या हो गया, 60 ऋण 0, यानी कि अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति और बटे क्या हो गया, समय अंतराल। समय अंतराल क्या हो गया, यहां पर देखो 10 सेकेंड है और पहले कितना था, 0 था। तो 10 ऋण 0 बराबर क्या हो गया, 60 बटा 10 बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि O से A तक जब वस्तु गति कर रहा है, O से A तक जब वस्तु विस्थापित हो रहा है, तो इसका वेग क्या है, इसका वेग है 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इस समय ये गतिशील है। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु A और B के बीच जब गति कर रहा है, तो बिंदुओं A और B के बीच इसका वेग क्या होगा, इस बात को हमको ज्ञात करना है। तो बिंदु A और B के बीच वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु A और B के बीच वेग तो बराबर हो गया, वही होगा अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति बटे समय अंतराल। तो बराबर क्या हो गया, अब देखो अंतिम स्थिति कहां है, बी पर है। बी पर कितना विस्थापन प्राप्त किया इसने, 60। फिर क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति कहां पर है, ये ए पर है। तो प्रारंभिक स्थिति ए पर इसका विस्थापन कितना है, 60 बटे समय अंतराल। देखो अंतिम स्थिति यानी बिंदु बी पर इसने कितना समय लिया है, 30 सेकेंड का समय लिया हुआ है और प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 10 सेकेंड ऋण 10 बराबर क्या हो गया, 0 बटे 20 बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ये 0 मीटर प्रति सेकेंड क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि समय अंतराल 10 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड के बीच में जो वस्तु है वह क्या है, वह गतिशील नहीं है, बल्कि वो क्या है, वह स्थिर बनी हुई है। तो क्या दर्शा रहा है कि समय जो 10 सेकेंड से 30 सेकेंड का प्लॉटिंग किया गया है, उस समय अंतराल के दौरान ये वस्तु कोई भी गति नहीं कर रही है, बल्कि अपने ही स्थान पर स्थिर बनी हुई है। अब आपको क्या करना है कि वस्तु के वेग की गणना करनी है बी से सी ग्राफ से। तो बी से सी ग्राफ तक आप वस्तु के वेग की गणना कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बिंदु बी से सी के मध्य वस्तु का वेग यानी सी से बी से सी के मध्य में वस्तु का वेग क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो बी से सी के मध्य में वस्तु का वेग क्या होगा, तो वही आपका सूत्र वही होगा कि बराबर हो गया अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति और बटे समय अंतराल बराबर क्या हो गया। अब देखो अंतिम स्थिति कहां पर पहुंचा, बिंदु सी पर पहुंचा हुआ है और अंतिम स्थिति क्या है, 0 0 है। तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। ऋण प्रारंभिक स्थिति इसकी कितनी थी, कहां से चलना शुरू किया, बी से। तो बी की प्रारंभिक स्थिति थी 60, इसका विस्थापन था। देखिए यहां से यहां तक मिला है तो कितना विस्थापन था, 60 मीटर। अब क्या हुआ, बटे समय अंतराल। समय अंतराल क्या है, अंतिम समय अंतराल है 50 और प्रारंभिक है 30।
बराबर क्या हो गया, ऋण 60/20 बराबर हो गया ऋण, ये कटेगा 2 × 6, तो क्या होगा, ऋण 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये देखो यहाँ ऋण चिन्ह है, वेग के साथ क्या चिन्ह लगा हुआ है, ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि वस्तु मूल बिंदु की तरफ पुनः वापस लौट रही है। क्या करता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि वस्तु मूल बिंदु की तरफ, यानी कि जहां से वो चलना प्रारंभ की थी उस मूल बिंदु की तरफ पुनः वापस लौट रही है। तो जब पुनः वापस लौट रही है तो वापस लौट के वो बिंदु सी पर अपने मूल बिंदु में वापस आ जाती है। तो ये कौन सा ग्राफ था, ये था विस्थापन समय ग्राफ। और विस्थापन समय ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे प्रकार का ग्राफ होता है वेग समय ग्राफ। अगला ग्राफ आपका है वेग समय ग्राफ। ये चीज ध्यान रखिएगा कि पुरानी वीडियो और नई वीडियो में जब कंपैरिजन करेंगे तो जो चीजें हैं ग्राफ थोड़ा अलग बना होगा, उस समय जो चीज रही होगी दिमाग में उस पर ग्राफ बना होगा, इस समय ग्राफ अलग बना होगा। तो चीजें सिद्धांत समझने की है, ये ना सोचिएगा कि वो वाला ग्राफ ऐसे था, ये वाला ग्राफ ऐसे कैसे हो गया, ये चीज नहीं है। ग्राफ बिल्कुल जो उस समय दिमाग में आया होगा वो बनाया गया होगा और उस पर सिद्धांत को समझाया गया होगा। तो सिद्धांत को आपको समझना है। ग्राफ आप मान लीजिए प्रश्न में दूसरा ग्राफ आ गया तो क्या यही ग्राफ याद करेंगे, नहीं, आपको सिद्धांत समझना है और सिद्धांत समझ में आ गया तो जैसे भी ग्राफ आएगा आप उस पर हल करते चले जाएंगे। अगला टॉपिक आपका है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, देखिए लिखने से ही पता चल गया कि ये ग्राफ कौन सा है, वेग और समय के बीच में है। तो जो आपको सिद्धांत बताया गया कि आप एक्सिस खींच लेंगे और एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे, ये समय अक्ष है और ये वेग अक्ष है। इस समय को हम दर्शा रहे हैं सेकेंड में और वेग को दर्शाएंगे मीटर प्रति सेकेंड में। अब जो वेग समय ग्राफ होता है उसमें भी दो प्रकार के वेग होते हैं। एक तो एक समान वेग होता है और एक असमान वेग होता है। तो अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो एक समान वेग से गतिशील वस्तु का जो समय वेग ग्राफ निकल के आता है वह समय अक्ष के समानांतर एक रेखा होती है। क्या होगा कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ जो होता है वह समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हमको क्या करना है कि दो प्रकार के समय वेग ग्राफ प्राप्त होंगे। एक होगा एक समान वेग से गतिशील समय वेग वस्तु के समय वेग ग्राफ और एक होगा असमान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ या त्वरित वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ। क्या चीज है कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ। अब जब एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ हम निकालते हैं तो कोई भी समय वेग ग्राफ होगा इससे हम प्राप्त क्या क्या कर सकते हैं, दो चीजें प्राप्त कर सकते हैं। एक तो विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं और विस्थापन कैसे प्राप्त करते हैं, समय अक्ष और समय वेग ग्राफ के नीचे गिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वह विस्थापन को दर्शाता है। और दूसरा क्या प्राप्त कर सकते हैं, समय वेग ग्राफ की सहायता से दूसरी चीज जो हम प्राप्त कर सकते हैं वह दूसरी चीज होती है कि हम उस गतिशील वस्तु का त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ खींच रहे हैं।
तो जो एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ होता है वह समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। क्या होता है कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु का जो समय वेग ग्राफ होता है वह समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। तो हमने ये एक सरल रेखा खींच दी। यह एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ है। ये वाली लाइन जो है वह समय वेग ग्राफ है। क्या है? समय वेग ग्राफ। लेकिन कैसा समय वेग ग्राफ है? एक समान वेग से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ है। अब हम क्या करते हैं, यहां एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु को कहते हैं टाइम t1 सेकेंड, और यहां एक बिंदु ले लेते हैं, इसको कहते हैं टाइम t2 सेकेंड। अब चूंकि ये एक समान वेग से गतिशील है, तो एक समान वेग से गतिशील है तो यहाँ v होगा, तो ये वाली दूरी v होगी, ऑलरेडी यहाँ भी v होगी क्योंकि एक समान वेग से गतिशील है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे में हम क्या करते हैं कि इस जो समय वेग अक्ष है, इस समय वेग अक्ष से हम घिरा हुआ क्षेत्रफल, समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल बना लेते हैं। ये वाला क्षेत्रफल को प्राप्त हुआ। जब ये वाला क्षेत्रफल प्राप्त हुआ तो देखो हम v कैसे ज्ञात करते हैं, तो v बराबर होता है d बाई टी के, यानी कि जो विस्थापन है या डिस्प्लेसमेंट है उसमें जब हम समय का भाग दे देते हैं तो हमको v प्राप्त हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, हमको v प्राप्त करना है, तो v बराबर होता है डेल्टा s और बाई डेल्टा t। तो डेल्टा s बाई डेल्टा t, तो v बराबर होता है डेल्टा s बाई डेल्टा t के। अच्छा, हम क्या करें, अगर यहां लिख दें डेल्टा s तो ये बराबर हो जाएगा v इंटू डेल्टा t। और v इंटू डेल्टा t क्या है, देखो v ये वाली चौड़ाई है और ये डेल्टा t का मतलब हो गया t2 माइनस t1, ये वाला क्षेत्र लंबाई क्या हो गई, डेल्टा t हो गई। तो जो समय वेग ग्राफ है, इस समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हुआ कि डेल्टा s हो गया, और वो डेल्टा s बराबर क्या है, v इंटू डेल्टा t। यानी कि अगर हम समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो ये जो क्षेत्रफल है वो किस चीज को दर्शाता है, वह विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, वो विस्थापन को दर्शाता है। तो अगर हमको कोई समय वेग ग्राफ दिया गया है और उस समय वेग ग्राफ की सहायता से किसी वस्तु का विस्थापन पूछ रहा है, तो ये सूत्र का प्रयोग करते हुए हम समय वेग ग्राफ की सहायता से वस्तु का विस्थापन निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक जो होता है, ये तो तब हुआ कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, तब के लिए समय वेग ग्राफ हुआ और तब ये क्षेत्रफल ज्ञात करके हम विस्थापन ज्ञात कर लिए। अगला टॉपिक आपका है कि अगर हमको कोई त्वरित गति से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ दिया गया है, त्वरित गति से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ दिया गया, तो अच्छा यहाँ तुरंत क्या होगा, अगर इस पर चर्चा किया जाए कि अगर यह वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, स्थिर वेग से गतिशील है, तो यहाँ त्वरण क्या प्राप्त होगा, तो त्वरण बराबर होता है a बराबर होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब देखो यहां आप कैसे डेल्टा v ज्ञात करोगे, यहां पर जब आपने बिंदु लिया तो ये इसका वेग कितना है, ये हो गया v, और जब यहां पर आप आए तब भी ये स्थिर बिंदु है, तो ये है v और बटे टाइम क्या हो गया t2 माइनस t1, तो बराबर हो गया 0 बाई डेल्टा t, और ये बराबर हो गया 0। यानी कि जब एक समान वेग से कोई वस्तु गतिशील है तो उस एक समान वेग से गतिशील वस्तु का जो त्वरण होता है वह त्वरण शून्य होता है। आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। अगला चीज आपका अगला टॉपिक है कि त्वरित गति से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ। त्वरित गति से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ।
अब आपको निकालना है कि त्वरित गति से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ। तो जब त्वरित गति से गतिशील वस्तु का समय वेग ग्राफ निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक त्वरित वस्तु गतिशील वस्तु का एक ग्राफ खींचते हैं कि जो त्वरित वेग से गतिशील हो रहा हो। तो ये विस्थापन अक्ष हो गया, ये समय अक्ष हो गया। तो ये क्या हो गया, समय, इसको दर्शाएंगे किसमें, सेकेंड में, और ये वेग ग्राफ खींच रहे हैं, ये क्या हो गया, वेग हो गया, और वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो वर्जिन मूल बिंदु 0 से चलना शुरू करती है और ऐसे त्वरित वेग से बढ़ती चली जा रही है। अब इस पर हम दो समय लेते हैं, एक समय अंतराल हो गया, यहां से हमने समय अक्ष पर लंब डाला तो ये हो गया t2, और यहां पर हमने एक टाइम ले लिया t1, क्या हुआ, t1। अब यहां से हम वेग अक्ष पर लंब डालते हैं, तो जब वेग अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये वाला लंब पड़ता है v1 पे, और ये वाला लंब यहां से जब हम डालते हैं ये लंब पड़ गया ऐसे v2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब त्वरण ज्ञात करने के लिए इसका ढाल ज्ञात करना है, और विस्थापन ज्ञात करने के लिए ये समय वेग ग्राफ जो है, ये कौन सा ग्राफ है, समय वेग ग्राफ, ये वाली लाइन, समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहां से यहां तक। अब पहले हम विस्थापन ही ज्ञात कर लेते हैं। तो समय वेग ग्राफ से विस्थापन आपको ज्ञात करना है। क्या करना है कि समय वेग ग्राफ से विस्थापन, पहला काम यही कर लीजिए। तो समय वेग ग्राफ से जब आपको विस्थापन ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि ये वाला समय अक्ष है, ये वाला समय अक्ष है, और ये समय वेग ग्राफ है। तो समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इस वाले क्षेत्रफल को हम आच्छादित करते हैं, छायांकित करते हैं। ये छायांकित कर दिया, और ध्यान दीजिए ये दो भागों में बटा हुआ आपको मिलेगा, इसलिए छायांकन की दिशा में बदल दी। एक दो भागों में कैसे बटा हुआ मिलेगा, एक तो ये त्रिभुज मिल रहा है और एक चतुर्भुज मिल रहा है। तो मान लीजिए इसको हम O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, D मान लेते हैं, और ये T1 T2 को हम L और M मान लेते हैं, ठीक है। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो छायांकित भाग है, इस संपूर्ण छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि पहले चाहे इसका क्षेत्रफल चाहे इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और आपस में जोड़ लेंगे। तो T1 और T2 मतलब डेल्टा T समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो तय किया गया विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस विस्थापन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस विस्थापन को ज्ञात करने के लिए समय अक्ष और समय वेग ग्राफ के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाली दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी ये है v1, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये है v2। तो इतनी सी दूरी क्या होगी, इतनी सी दूरी देखिए, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, ये यहां से यहां तक। और क्या होगा, ये T2 है, ये T1 है,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा टी। आपको यहाँ दिखाया गया T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा टी के। अब हमको क्या करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो विस्थापन बराबर हो गया, ये समय में तय किया गया विस्थापन बराबर हो गया त्रिभुज, देखो ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए डी एल एम का क्षेत्रफल, ए डी एल एम का क्षेत्रफल। अब ए डी एल एम का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो क्या होगा कि जो ये त्रिभुज बन रहा है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंब गुणे आधार बटा 2। तो ये बराबर हो गया लंब गुणे आधार बटा 2 धन त्रिभुज ए डी एल एम का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये बराबर हो गया। अब लंब कितना है? लंब देखो कितना है, BD है, तो VD बराबर V2 माइनस V1, तो ये हो गया V2 माइनस V1 गुणे आधार कितना हो गया? T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 या डेल्टा T सीधे कर दीजिए, लिख लीजिए। अब V2 माइनस V1 लिख रहे हैं तो T2 माइनस T1 लिख दीजिए बटे 2 धन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो इसकी जो ऊंचाई है वो V1 है और इसकी चौड़ाई जो है डेल्टा T है, तो क्या हो गया? V1 इंटू T2 माइनस T1। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चली गई दूरी S बराबर डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो गया V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V इंटू T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा T बटे 2 धन क्या हो गया? V1 इंटू डेल्टा T, V1 इंटू डेल्टा T। तो ये जो आपका सूत्र निकल के आया, ये जो सूत्र आया वह सूत्र जो है चलिए अब क्या करेंगे? तो इन दोनों की स्थिति ये हो जाएगी कि इनको अगर आपस में जोड़ लिया जाए तो ये जो क्षेत्रफल है यह क्षेत्रफल आ जाएगा, और जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो इस टाइम T1 और T2 के बीच वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। एक काम हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका है कि समय वेग ग्राफ की सहायता से त्वरण ज्ञात करना। अगला टॉपिक आपका आता है कि समय वेग ग्राफ की सहायता से त्वरण ज्ञात करना। त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? त्वरण ज्ञात करने के लिए ये जो लाइन OAB है, इस लाइन का झुकाव ज्ञात किया जाता है। तो जब लाइन का झुकाव ज्ञात किया जाता है तो झुकाव ज्ञात करने पर इसका इस समय वेग ग्राफ से वस्तु का त्वरण आ जाता है। तो झुकाव ज्ञात करने के लिए A बराबर हो जाएगा tan थीटा। आपको याद होगा त्रिकोणमितीय फलन में आप पढ़ते हैं
तो साइन कास टेन लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, लंब हो जाएगा आपका V2 और बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा OL। या अगर आप केवल इन टाइम T1 और T2 के बीच ज्ञात करना चाह रहे हैं तो टाइम T1 और T2 के बीच ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये लंब कितना होगा कब, टाइम T1 और T2 की, तो ये केवल त्रिभुज का इतना भाग लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि T1 पर वस्तु यहाँ है और T2 पर वस्तु यहाँ है। तो टाइम T1 और T2 के बीच अगर ज्ञात करना है तो आप क्या ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे कि ये लंब ज्ञात करना है। तो ये लंब कितना है, ये लंब है V2 माइनस V1, यानी कि चूंकि यहाँ तक की दूरी V1 और यहाँ तक की दूरी V2, इतनी दूरी कितनी हो जाएगी V2 माइनस V1 के, ये बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1 बराबर हो गया A बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा T के। तो डेल्टा V अपान डेल्टा T इस समय वेग ग्राफ की सहायता से वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण है। अब अगला टॉपिक आपका होता है वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना, आपको बता ही दिया गया है। अब इसके बाद जो अगली टॉपिक आपकी आती है वह आती है कि गति के समीकरण। तो गति के समीकरण क्या चीज होते हैं, आपको पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट समझाई गई हैं कि गति के तीन सरल रेखीय गति के तीन समीकरण होते हैं और उन समीकरणों को दो विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। एक विधि होती है गणितीय विधि और एक विधि होती है ग्राफीय विधि। तो टॉपिक आपका है गति के समीकरण। गति के समीकरण। तो गति का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, तो गति का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली चीज तो गति के समीकरण आप जान लीजिए। तो ये जो गति के समीकरण है ये सरल रेखीय गति के समीकरण क्या है कि सरल रेखीय गति के समीकरण है। तो सरल रेखीय गति के समीकरण तीन होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या होता है, देखो u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, a एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है, v अंतिम वेग है, स्मॉल t समय अंतराल है या समय है, उसके बाद s चली गई दूरी। ये तीन गति के समीकरण हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन गति के तीनों समीकरणों को, सरल रेखीय गति के तीनों समीकरणों को दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। पहला तरीका होता है गणितीय विधि और दूसरा तरीका होता है ग्राफीय विधि और तीसरा तरीका इसका होता है कलन की विधि से। तो गणितीय विधि, ग्राफीय विधि और कलन विधि, इन तीनों तरीके से गति के समीकरणों को ज्ञात किया जा सकता है। आपके सिलेबस में ग्राफीय विधि है लेकिन उसके पूर्व आपको गणितीय विधि पहले बताई जाएगी, उसके बाद ग्राफीय विधि से गति के समीकरण ज्ञात करने का तरीका आपको बताया जाएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।